Hello guys, good morning. A very warm welcome to all of you guys on this beautiful platform that is UPPCL with UQ. So guys, जैसा कि आप लोग आज के इस थंबनेल में देख रहे हो, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा बैरिश टाइप्स ऑफ जो हमने सेविंग अकाउंट पिछली वीडियो में स्टार्ट किए थे। तो आज सबसे पहले हम लोग पोस्ट ऑफिस जो भी अकाउंट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में जो खोले जाते हैं, सबसे पहले उन पर चर्चा करेंगे कि पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से अकाउंट्स खोले जाते हैं। तो हमने कल पिछली वीडियो में सीख लिया था। आज हम उनको वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे से क्वेश्चन बनकर आते हैं कि पार्टिकुलर अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट कितनी होती है, मैक्सिमम डिपॉजिट कितनी होती है, इन अकाउंट को कौन खोल सकता है, कौन नहीं खोल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारे थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। तो इसलिए इन सब वेरियस जो टाइप्स की हमारी सेविंग अकाउंट्स की स्कीम है, इनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वन बाय वन गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। आज यहाँ से आने वाली आगे 3-4 वीडियो में जो हमने 9 सेविंग जो स्मॉल सेविंग स्कीम पढ़ी थी पिछली वीडियो में, आगे आने वाली 3 से 4 वीडियो में मैं उन सभी को वन बाय वन ब्रीफली कवर करा दूंगा। सो आई होप आप लोग क्लास के साथ जुड़े हैं अच्छे से। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, इन सबको प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलिए। ओके, चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की ओर। देखिए, हमने पोस्ट ऑफिस की जो हमारी स्कीम थी उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा था पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पोसा डिपॉजिट। ठीक है, तो पोसा डिपॉजिट क्या है, यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट क्या है, वन बाय वन देखते हैं। तो गाइस मैं जल्दी से लिख कर लाया हूँ क्योंकि क्लास के साथ साथ लिखता तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए ताकि मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूँ और वीडियो हमारी अननेसेसरी लंबी ना हो। ठीक है, चलिए। तो पोसा को कौन खोल सकता है? 2 अडल्ट ज्वाइंटली और अ सिंगल अडल्ट। 2 अडल्ट यानी कि 2 लोग, अडल्ट यानी कि जो 18 ईयर की एज को कंप्लीट कर चुके हैं, तो या तो ज्वाइंटली खोल सकते हैं या एक सिंगल पर्सन भी अपने नाम से खोल सकता है। ठीक है, इसके अलावा गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर या अनसाउंड चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल आपका छोटा बच्चा है या किसी का ऐसा बच्चा है जो कि थोड़ा सा अनसाउंड है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसके बिहाफ पर उसका गार्जियन इस अकाउंट को खोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा माइनर अबव 10 ईयर्स ऑफ एज। ऐसे माइनर्स, ठीक है, यानी कोई भी ऐसा बच्चा जिसने जो 10 साल की एज को कंप्लीट कर चुका है वो भी अपने नाम से इस अकाउंट को खोल सकता है। तो ये 3 पॉइंट तो हमारे हो जाएंगे कि कौन खोल सकता है, हु कैन ओपन। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे कि हु कैन ओपन, कोई पर्सन ज्वाइंटली खोल सकता है या सिंगल अकाउंट सिंगल अपने नाम से खोल सकता है। गार्जियन माइनर चाइल्ड की छोटे बच्चे की बिहाफ पर या अनसाउंड बच्चे की बिहाफ पर गार्जियन खोल सकते हैं उसके अकाउंट को, या कोई भी ऐसा बच्चा जिसने 10 साल की एज को कंप्लीट कर लिया वो अपने नाम से खोल सकता है। ठीक है, अगला है वन पर्सन वन अकाउंट। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरह से दे सकता है, पोसा कैन बी ओपन, पोसा कैन अकाउंट कैन बी ओपन बाई ज्वाइंटली 3 पर्सन। ठीक है, या मिस्टर ए हु हैज ऑलरेडी इन अकाउंट ऑलरेडी एन अकाउंट इन ऑलरेडी अ पोसा अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस, he would he be able to open another account। फॉर एग्जाम्पल कि मिस्टर ए जो कि एक इसके पास ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में पोसा अकाउंट है, क्या वह दूसरा अकाउंट खोल सकता है अपने नाम से? तो स्टेटमेंट वहां पे कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, इस तरह से ये पूछ सकता है। ठीक है, तो एक पर्सन अपने नाम से खाली एक क्वेश्चन पूछे, एक अकाउंट खोल सकता है। ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट के वाले केस में फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, उसमें अगर डेथ हो जाती है किसी एक होल्डर की, फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों ने ज्वाइंटली खुलवाया, किसी एक की डेथ हो गई, तो अकाउंट जो है वो ऑलरेडी सेकंड वाले पर्सन के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा और अब वो ज्वाइंट अकाउंट की जगह सिंगल अकाउंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक बट लगा हुआ है, बट जो दूसरा वाला पर्सन है जिसके नाम अकाउंट ट्रांसफर हो गया है, इफ ही ऑलरेडी हैज सिंगल अकाउंट, अगर उसने अपने नाम से ऑलरेडी एक सिंगल अकाउंट भी खोल रखा है, जैसे कि हम जानते हैं एक पर्सन अपने नाम से सिर्फ एक अकाउंट खोल सकता है, तो फॉर सपोज मैंने अपना एक सिंगल अकाउंट खुलवा रखा था, अब मैंने अपने किसी दूसरे फ्रेंड के साथ जाके एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया, तो अब मेरे नाम 2 अकाउंट हो गए, एक तो ज्वाइंट वाला एक सिंगल वाला। तो सपोज को मेरे पार्टनर की अगर डेथ हो गई तो ज्वाइंट वाला अकाउंट मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन तब जबकि मेरा अपना कोई सिंगल अकाउंट नहीं है। अगर मैंने सिंगल अकाउंट भी खुलवा रखा है तो फिर जो ज्वाइंट अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 सिंगल अकाउंट तो रख नहीं सकते आप, ऑलरेडी अगर सिंगल अकाउंट था तो दूसरा वाला तो आपको ज्वाइंट वाला अब आपके नाम ट्रांसफर नहीं होगा, अब वो खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब है कन्वर्जन, सिंगल अकाउंट टू ज्वाइंट अकाउंट एंड वाइस वर्सा नॉट अलाउड। और सपोज कर लो अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया या सिंगल अकाउंट खुलवाया, आप चाह रहे हो ज्वाइंट को सिंगल में कन्वर्ट करा दें, या आपने सिंगल अकाउंट खुलवा रखा आप चाह रहे हो उसको हम ज्वाइंट में कन्वर्ट करा दें, तो कन्वर्ट नहीं करा सकते। अगर आपको सिंगल चाहिए तो उसको दोबारा से उसको मतलब आपने सिंगल ही ओपन कराओ, ज्वाइंट चाहिए तो ज्वाइंट ही ओपन कराओ, आप चाहो तो कन्वर्ट करा दें तो कन्वर्ट नहीं करा सकते।
अब है नॉमिनेशन। आपको नॉमिनेशन जो है यहाँ पर मैंडेटरी है। अकाउंट खोलते समय आपको एक नॉमिनी कंपलसरीली बनाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। अकाउंट की ओपनिंग के टाइम पर, या बाद में ऐसा नहीं कर सकते। मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट, आप कितने रुपए से इस अकाउंट को खोल सकते हैं? तो पोस्ट ऑफिस में मिनिमम 20 रुपए जमा करके आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो आई होप गाइस इतना क्लियर हुआ होगा। ओके, तो गाइस हम बढ़ते हैं अपने आगे आगे पॉइंट्स की ओर। उम्मीद है आपने वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे इसमें मिनिमम बैलेंस, आपको मिनिमम कितना बैलेंस से कितना बैलेंस अकाउंट में रखना है। तो विद चेकबुक, अगर आपने चेकबुक इशू करा रखी है तो आपको मिनिमम 500 रुपये रखने होंगे। विदाउट चेकबुक, अगर आपने चेकबुक नहीं लिए तो आप मिनिमम 50 रुपये तक रख सकते हैं, ठीक है। बट जनरली जो है इसमें जनरल लिमिट जो है जनरली आपको 500 रुपये रखने पड़ेंगे, क्योंकि 500 रुपये से कम रखोगे तो पैसा आपका बैलेंस कटने लगेगा, ठीक है। जैसे कि अगला पॉइंट हमारा कह रहा है मिनिमम डिपॉजिट टू बी मेंटेन। आपको मेंटेन कितना करना है? मेंटेन आपको मिनिमम 500 रुपये करना है, चाहे कोई भी अकाउंट हो। 500 से नीचे जाओगे तो आपका बैलेंस कटने लगेगा। नॉट विड्रॉल अलाउड रिड्यूसिंग दिस अमाउंट, कोई भी ऐसा विड्रॉल जो 500 रुपये की अमाउंट को कम कर रहा है, यानी कि 500 रुपये आपके बचे, आपने ऑफर निकालने पहुंच गए तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपको अलाउ कर भी दिया गया तो फिर अब आपका बैलेंस 500 से कम आ जाएगा। 500 से कम आ जाएगा तो आपका 50 रुपये पर एनम के हिसाब से पैसा कटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है अगर नो विड्रॉल अलाउड रिड्यूसिंग दिस अमाउंट, कोई भी ऐसा विड्रॉल जो अमाउंट को 500 रुपये की जो मिनिमम लिमिट है उसको कम कर रहा हो, अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर अलाउ कर भी दिया गया, अगर इफ रिड्यूस, ठीक है, अलाउ कर दिया गया तो 50 रुपये पर एनम के हिसाब से आपका पैसा कटेगा। और ऐसे करते 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 अगर आपका बैलेंस नील हो गया अकाउंट का, फॉर एग्जांपल 5-6 साल में नील हो जाएगा, विद इंटरेस्ट काटेंगे वो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट जो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। फिर आपका अकाउंट वहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं बचेगा, पैसा जो था सब डिडक्ट हो गया, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये प्रोविजन है, ध्यान रखना। यहाँ से स्टेटमेंट क्वेश्चन काफी सारे निकल कर आ सकते हैं, याद रखना। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी तरह से फॉर्म कर सकता है। अगर मिनिमम विड्रॉल, मिनिमम आप कितना निकाल सकते हैं? तो मिनिमम आप अपने अकाउंट से 50 रुपये तक निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार में 50 रुपये तक मिनिमम निकाल सकते हैं। याद रखना इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल अभी मैंने लिखाया था इनिशियल डिपॉजिट वो होती जो अकाउंट खोलते समय आप जमा करते हैं, जो 20 रुपये जमा करके आप अकाउंट खोल लेते हो। लेकिन मिनिमम आप निकाल कितना सकते हो? 50 रुपये। मैक्सिमम डिपॉजिट, मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हो? नो लिमिट, ठीक है, कोई लिमिट नहीं मैक्सिमम जमा करने की। इंटरेस्ट अप टू 10,000 पर एनम एग्जैम्प्ट, 10,000 रुपये पर एनम तक, अगर आपको अपने इंटरेस्ट पे 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट मिला है साल में, तो वो एग्जैम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अंडर सेक्शन 80TTA, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। अंडर सेक्शन 80TTA के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इंटरेस्ट की छूट देता है अप टू 10,000, 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट उस पर एग्जैम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा 80TTA के अंतर्गत। हालांकि डिडक्शन अभी हम पढ़ेंगे आगे। इंटरेस्ट रेट फॉर दिस अकाउंट आर डिटरमाइंड बाय CG, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट दिया जाना है वो उसको डिटरमाइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरेस्ट रेट प्रेजेंट में है कितना? 4% के हिसाब से इस पर इंटरेस्ट जो है 4% दिया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन ये फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ये फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम डिटरमाइन करती है, ठीक है। आगे हमारा फैसिलिटीज, ठीक है, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको मिलती है? तो हमारा चेकबुक आपको मिलती है, ATM की सुविधा मिलती है, ई बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिलती है। गाइस सॉरी, आई थिंक वो फैन थोड़ा सा ऑन हो गया ना, तो वो भी थोड़ा सा नॉइज हो गया होगा। तो आपको मोबाइल ई बैंकिंग की सुविधा मिलती है इस पे, और आधार सीडिंग, यानी कि आधार से पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, वो भी सुविधा इसमें मिलती है। API अटल पेंशन योजना सरकार ने इसमें चलाई हुई है, जिसमें आपको एक सर्टेन टाइम के बाद अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसका भी लाभ आपको यहाँ पर मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है, यानी कि इस अकाउंट से जुड़ी कुछ योजनाएं हैं सरकार की, सरकार योजनाएं चला रही है जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो इसमें पैसा जमा करने को, ठीक है। क्योंकि पैसा सारा कलेक्ट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है, तो जितना हम जमा करेंगे उतना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचेगा। और हम जानते हैं गाइस, जिस देश के लोग, इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा, आयोग सभी ने पढ़ा होगा, हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, कि जितना किसी कंट्री के सिटीजन जो है, नागरिक जो है, बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, उतना ही उस देश की GDP बढ़ती है। अब GDP कैसे बढ़ती है? पैसे जमा करने से। कुछ लोगों के मन में ख्याल सवाल आ रहा होगा, हालांकि सब जानते हैं, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम लेकर। देखिए, जितना हम ज्यादा जमा करेंगे बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में, उतना ज्यादा पैसा कलेक्ट हो जाएगा। पैसा कलेक्ट हो जाएगा तो बैंकों में ज्यादा जब पैसा हो गया तो जाहिर सी बात है
अब पैसा बहुत ज्यादा है तो बैंक घर में रख के अचार तो डालेंगे नहीं, बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन डिसवर्स करेंगी। अब क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा उनको देना है तो बैंक चाह रही ज्यादा से ज्यादा लोग आके ले, तो लोन पर इंटरेस्ट लेंगी बहुत कम रेट से लेने लग जाएंगी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लोन देंगी। जब ज्यादा से ज्यादा लोन लोग लेंगे तो मेनली लोग क्यों लेते हैं, बिजनेस के लिए लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहे हैं तो मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारी इकोनॉमी में एक्टिविटीज होगी, प्रोडक्शन होगा ज्यादा से ज्यादा। अब भाई आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो कुछ ना कुछ कमा मतलब बनाओगे कमाओगे, यानी कि 4 लोगों को हायर भी करोगे, तो क्या किया आप ना सिर्फ खुद कमा रहे हो बल्कि 4 लोगों को रोजगार भी दे रहे हो। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारी इकोनॉमी में जो ये बोलते हैं इनकम बढ़ गई, जीडी प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो इस तरह से इकोनॉमी की हमारी जीडीपी बढ़ जाती है। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी सेविंग से, ठीक है। सरकार जो भी लोन, ये बैंक के जो लोन देती है मेनली हमारी सेविंग्स को कलेक्ट करके ही वहां से देती हैं। तो जितना किसी कंट्री के लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं, जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, अलग अलग स्कीमों में पैसा लगाते हैं, उतना ही उस कंट्री की जीडीपी बढ़ती है। तो इसीलिए कहते हैं सेविंग मस्ट है, सेविंग बहुत जरूरी है हमारे अपने फ्यूचर के लिए भी और हमारी कंट्री के फ्यूचर के लिए भी। तो सेविंग जरूर करिए, चाहे छोटी सी हो आपकी इनकम के हिसाब से, सेविंग जरूर करिए। अपनी इनकम का 30 से 40% जरूर सेव करके चलिए, अगर आपको एक अच्छा और सुनहरा भविष्य बनाना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।